हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं टीआर जैन वीकेओरी की क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है। अब बात करते हैं कीन्स के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन को क्या डिफाइन किया गया है एज अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है कोई रोल प्ले नहीं करती इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में कितनी आउटपुट हुई उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगी, तो उसको कहते हैं शॉर्ट रन। इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट या आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जो है एक्सक्लूसिवली डिटर्मिन होती है एम्प्लॉयमेंट के लेवल के हिसाब से। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होएगी हायर आउटपुट होएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जितनी होएगी आउटपुट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो टेक्नोलॉजी जो है जो कांस्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी पे हम नहीं ये कहेंगे कि भाई ऑटोमेटिक मशीन लगा दी तो उससे इतनी बढ़ जाएगी, उसमें हम टेक्नोलॉजी ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि 10 बंदों, अगर पहले 5 बंदे थे और अब 10 बंदे हो जाएंगे तो उससे जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी उसके बाद आउटपुट जो है वो और बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ आउटपुट। जीडीपी को मेजर करती है किसका? एम्प्लॉयमेंट का लेवल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम आउटपुट का कंसेप्ट क्या होता है? मतलब जीडीपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट आर ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। मतलब एग्रीगेट सप्लाई जहाँ जितनी है उतनी ही एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? मतलब कितनी आउटपुट हुई इकोनॉमी में। ठीक है, ये वो लेवल जीडीपी का होता है जो प्रोड्यूसर्स विश करते हैं कि हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एक्स आंते एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू लेवल ऑफ जीडीपी जो बायर्स खरीदना को विश करते हैं कि भाई इस साल में हम ये चीज़ें खरीदेंगे, ऑल्सो नोन एज एक्स आंते एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये जो आप एक्स आंते एग्रीगेट सप्लाई, एक्स आंते एग्रीगेट डिमांड लिख दोगे ना साथ में, तो ये आपको वैसे ही चेकर जो है फुल मार्क्स दे देगा। इनको हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो जीडीपी मींस जीडीपी लेवल ऑफ जीडीपी वेयर व्हाट द प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस, कि जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो इक्वल होता है एग्जैक्टली जो बायर्स खरीदना चाहते हैं अगले साल में। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, वो होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस इक्वल हो जानी चीज़ों का। ठीक है, और देर इज नो शॉर्टेज ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। मतलब डिमांड कम बढ़े तो सप्लाई भी उतनी कम बढ़े, कोई शॉर्टेज नहीं होगी आउटपुट की उसमें। तो इक्विलिब्रियम मींस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो तीनों चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, अब आते हैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच पे। इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मतलब जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम क्या हुई देखते हैं। इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। और सेविंग की जगह हम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 100 रुपये अगर मेरे पास बच रहे हैं तो मैं 100 रुपये को इन्वेस्ट भी कर सकती हूँ, तो सेविंग की जगह हम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो कंजम्पशन प्लस सेविंग या कंजम्पशन प्लस इनकम इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम भी कह सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एज सी इज कॉमन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो सी कट गया और एस आ गया आई के इक्वल। ठीक है, तो सेविंग्स जितनी हुई उतनी हमने इन्वेस्ट भी कर दिया। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम इनकम, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें जो है दो अप्रोचेज हैं। या तो एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के इक्वल कर दो या फिर सेविंग को इनकम के इक्वल अप्रोच कर दो, कि या तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। मतलब जितनी सप्लाई हुई उतनी ही डिमांड रहेगी या फिर जितनी सेविंग्स हुई उतनी इन्वेस्टमेंट होएगी। अब एग्रीगेट सप्लाई में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको 45 डिग्री का एंगल बनता है कि ये देखो कि ठीक है, जितनी इनकम हुई उतनी ही सप्लाई होती है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। एग्रीगेट डिमांड का क्या रहता है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कि कितनी डिजायर्ड एक्सपेंडिचर रहेगी एक अकाउंटिंग ईयर में। इट हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये ऑटोनोमस रहते हैं। ठीक है,
तो ये देखो मतलब इनकम जितनी हुई उतनी ही इन्वेस्टमेंट भी हुई, ठीक है। ऑटोनोमस आई इज इक्वल टू 20 एट द ऑल लेवल ऑफ इनकम, कि मतलब जितनी भी इनकम हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 रहेगी। अब कंजम्पशन और इनकम का, कंजम्पशन तो थी, इनकम तो इतनी है, ज़ीरो थी तो भी कंजम्पशन थी, तो कंजम्पशन इस तरीके से जाती है, और इनकम जितनी बढ़ती है उस लेवल पे कंजम्पशन नहीं बढ़ती, तो ये सी फंक्शन हो गया। अब सी एंड आई फंक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का फंक्शन क्या है कि कंजम्पशन तो इतनी हुई जब ये लेवल इनकम का था, तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से हुई। अब देखो इन्वेस्टमेंट भी करनी थी, कंजम्पशन अगर सपोज इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स रखी तो 0 में से 30 तो कंज्यूम करा और 20 हमने इन्वेस्ट करना ही करना है, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, 50 से शुरू होके ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड इतनी होगी, तो इस तरीके से बनाएंगे। ऑटोनोमस आई मीन्स इतनी रहेगी इन जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 20 फिक्स है, ऑटोनोमस इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट जो है चाहे 0 हो चाहे 100 हो सैलरी, इन्वेस्टमेंट 20 की 20 करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये है इसमें एज्यूम किया गया। अब इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम, अब ये जो टेबल है वो इलस्ट्रेट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से। अब ये देखो ये इनकम है 0, 20, 40, 60, ठीक है। कंजम्पशन कितनी है 0, इनकम कुछ नहीं थी तो भी कंजम्पशन 30 हुई, इन्वेस्टमेंट तो भी हमें 20 करनी थी, 20, 30 ऐसे ऐसे बढ़ती गई, इन्वेस्टमेंट जो थी वो सेम रही, लेकिन इनकम जब 100 रुपये हुई तो कंजम्पशन 80 रुपये होगी, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी 100 और 100 मतलब सेम होगी, 80 + 20 इज इक्वल टू ये वाला 100 आ गया, और इनकम कितनी थी 100, मतलब 100 इनकम पे 100 ही कंजम्पशन हुई, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम जीडीपी इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में, ठीक है। तो मतलब इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक जब प्लान्ड आउटपुट इतनी हुई, प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी सेम रही। अब इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम ग्राफिक प्रेजेंटेशन दे रखी है इन्होंने कि ये इनकम है और ये है एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की, कंजम्पशन 30 थी और इन्वेस्टमेंट 20 थी, तो 50 से शुरू होके इस तरीके से जा रही है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये आप आगे क्वेश्चंस ये सॉल्व कर लेना, एग्जांपल्स दे रखी है। और वो कहते हैं क्या होता है जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से। अब देखो जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी, अब देखो जब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई जब ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से, तो सप्लाई डिमांड से बढ़ जाएगी, कि मतलब लोग बहुत सारा सामान है लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, तो जो कुछ चीज़ें हैं वो अनसोल्ड रहेंगी कि खरीदी नहीं लोगों ने, क्योंकि डिमांड कम है, परचेज सप्लाई तो होगी, प्रोडक्शन तो होगी, लेकिन बिकी नहीं, लोगों ने खरीदी नहीं, डिमांड ही नहीं करी, तो वो कुछ ना कुछ स्टॉक में रह जाएगा। तो कंसिक्वेंटली एएस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी, तो सप्लाई लोग बंद कर देंगे कि भाई ऑलरेडी माल पड़ा और सप्लाई करके क्या करना है, तो एक बारी सप्लाई को रोक देंगे जिससे इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि भाई सप्लाई रुक गई, अब जितनी सप्लाई है जितनी पड़ी है पहले उसको डिमांड के इक्वल लेकर आओ, ठीक है। तो ये रहेगा। अब क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ी है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी हुई, तो उसमें क्या होगा जब डिमांड ज़्यादा होएगी तो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर वुड बी सोल्ड आउट, जो ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है लोग कहेंगे भाई इसको भी निकाल लो बाहर, दुनिया मांग रही है तो मतलब बेचो, सारी चीज़ बेच दो, तो उससे क्या होगा धीरे धीरे सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। टू रीबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक एंड अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, तो मतलब प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अब जैसे इस बार सर्दियाँ आई एकदम से, तो क्या हो गया सबने विंटर्स के कपड़े लिए, पिछले 2 सालों से हम खरीद नहीं रहे थे ज़्यादा, क्योंकि ठीक ठाक सर्दियाँ थी, हम सब कुछ था, हम ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे। इस बार एकदम से ठंड इतनी ज़्यादा पड़ गई कि लोग सब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, पीछे से सप्लाई एक बार रोक रखी थी कोरोना के चक्कर में, तो अब सब ने सप्लाई बढ़ा दी, फटाफट लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। तो इस बारी सिनेरियो क्या हुआ था, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम था, ठीक है। तो अब क्या होता है उसमें उसमें प्राइजेस भी जो हैं वो कई बार इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं अप्रोच सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम पे। एस फंक्शन क्या होता है, एस इज इक्वल टू सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एस फंक्शन में क्या होता है, एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, ठीक है, सेविंग्स बढ़ेगी अगर इनकम भी बढ़ेगी, तो लोअर लेवल ऑफ इनकम पे
कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है इनकम से, होएगी क्योंकि जब हमारे पास 50 रुपये कंजम्पशन के लिए हैं तो 50 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन सेविंग्स कितनी रहेगी? अगर सपोज 40 रुपये भी खर्च दिए तो 10 रुपये सेविंग हुई। तो एस बिकम्स नेगेटिव टू द एक्सटेंट कंजम्पशन ज़्यादा रहेगी इनकम के। सो वी आर कंसिडरिंग स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो सेविंग्स का फंक्शन क्या रहेगा? इस तरीके से स्ट्रेट। अब आई फंक्शन में क्या होता है? आई फंक्शन में इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, अकॉर्डिंगली इट इज़ अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। अब इक्विलिब्रियम जीडीपी या इनकम टेबुलर प्रेजेंटेशन, इट शोज इक्विलिब्रियम जीडीपी इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब इनकम कितनी हुई? 0, 20, 40। ठीक है, इनकम तो ये रहेगी, कंजम्पशन 0 पे भी इतनी थी, सेविंग्स माइनस में थी, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी? 20 फिक्स थी। तो मतलब इन्वेस्टमेंट का चार्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो इस तरीके से रहेगा। सेविंग्स जो है वो माइनस से स्टार्ट होगी और जो कंजम्पशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट बनता है इनका। अब इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ये देखो कि इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स रहती है कि 0 भी इनकम हो, जितनी मर्जी इनकम हो, इन्वेस्टमेंट तो 20 रहेगी। सेविंग्स अगर 0 है तो कंजम्पशन जो थी वो 30 थी, तो सेविंग्स जो थी वो -30 हो गई। तो इस तरीके से ये सेविंग्स का चार्ट चलता है। ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? कंजम्पशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 30th से। ठीक है, तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे सेविंग्स होती है इन्वेस्टमेंट के इक्वल। एक सेकेंड, ये देखिए ई इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया कि जितनी सेविंग्स हुई उतनी ही इन्वेस्टमेंट करी हमने। ठीक है, एक लेवल ऑफ इनकम पे। अब अगर सेविंग्स ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से तो क्या होता है? सिचुएशन जहाँ पे फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज मोर देन द राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा इकोनॉमी में would be less than what is needed to buy the planned output. सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड। ठीक है, कुछ आउटपुट बचा रह जाएगा, प्रोड्यूसर्स के पास अनडिजायर्ड स्टॉक पड़ा रह जाएगा, तो उस स्टॉक को बेचने के लिए प्रोड्यूसर्स को अब कम प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। सो लेसर आउटपुट वुड मीन लेसर इनकम, कम प्रोडक्शन होगी तो कम इनकम होगी, तो कम इनकम वुड अगेन मीन लेसर सेविंग, कम इनकम होगी तो सेव कम होगा। सो दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल ऑफ चेंज आता है इनकम में। अब सेविंग्स जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और सेविंग्स कम हो तो क्या होता है? तो इसका अब क्या होता है? जब फॉल इन एक्सपेंडिचर में होता है थ्रू एस इज लेस देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में है वो ज़्यादा है जितना कि लोग खरीदना चाहते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हायर एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो इसमें क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स अगेन हायर आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, जितना स्टॉक पड़ा होगा वो भी बेचना शुरू कर देंगे। तो हायर आउटपुट मीन्स ज़्यादा इनकम भी देंगे कि भैया फटाफट माल बनाओ, ज़्यादा इनकम लो। तो हायर इनकम वुड मीन हायर सेविंग। तो फिर इससे क्या होगा? इससे दोबारा सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। अब 3 बेसिक कंसेप्ट एजम्पशन सी, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस होता है, 2 सेक्टरल क्लोज इकोनॉमी होता है, ये पढ़ चुके हैं, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट का। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। अब इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गई तो उससे क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। मतलब जो यहाँ पे था एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, वो जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज मतलब एग्रीगेट डिमांड में भी इंक्रीज हो गया। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीजेज फ्रॉम ओ जे से लेके वो ओ के तक चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इसके मैकेनिज्म पे। अब मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से एडिशनल आउटपुट को कॉज करती है, किस तरह फ़र्क पड़ता है कि अगर आउटपुट इंक्रीज होती है तो जो इनकम में इंक्रीज है वो मोर होता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज। अगर इन्वेस्टमेंट में 50 to 100 हुआ है
तो फिर जो इनकम है, जो आउटपुट की इंक्रीज है, तो वो 100 से 200 तक जाएगा। ठीक है, तो इक्वल नहीं रहता लेकिन ज़्यादा होता है। द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज इन इनकम आउटपुट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि मतलब जहाँ पे इनकम या आउटपुट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिव, जितनी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज है, तो ये हो जाता है मल्टीप्लायर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इलेस्ट्रेशन दे रखी है, ये इन्होंने आपको फॉर्मूला दे रखा है। मल्टीप्लायर हमेशा के से डिनोट होता है, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। अब एग्जाम्पल दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट जो अगर 15 करोड़ से इंक्रीज हुई है, तो इनकम जो है वो 60 करोड़ से बढ़ी है, तो इसका मल्टीप्लायर क्या हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू मतलब 4 टाइम्स। तो जितनी अगर 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट थी, तो 4 गुना मल्टीप्लाई होकर उसकी इनकम बढ़ी थी, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी। ठीक है, अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, कि अगर हायर मल्टीप्लायर होगा तो हायर कंजम्पशन की भी प्रोपेंसिटी होएगी, एडिशनल जो चेंज आता है कंजम्पशन में वो। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लगा के देख लेना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ज़रूर एक बारी नोटबुक पे लिख लेना। ये आपको उन्होंने बता रखा है कि किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म दिखा रखा है किस तरह से, अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, 100 रुपये करोड़, चेंज इन इनकम इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा, 50 रुपये कंजम्पशन थी, 50 सेविंग थी, 50 में से 25 कंजम्पशन, 25 सेविंग, 25 में से 12.5, 12.5, 12.5 में से 6 से 25, मतलब इक्वल लेवल की वो कंजम्पशन और सेविंग्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये अब आपका जो मल्टीप्लायर का चैप्टर है फिनिश हो चुका है, ये पूरा। ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर प्रोसेस, मतलब कितनी चेंज इन्वेस्टमेंट में आया, उससे कितना इनकम में चेंज हुआ, फिर कितनी कंजम्पशन में चेंज हुआ और कितना इनकम में चेंज हुआ। तो ये होता है मल्टीप्लायर का प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में बदलता है। मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया आज, तो उससे इनकम 100 इनकम में चेंज आया। चेंज ऑफ इनकम की वजह से कंजम्पशन लोगों ने चेंज कर दी, कि कम इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन भी बढ़ गई, कंजम्पशन बढ़ी तो लोगों की फिर से इनकम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन दोबारा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। कंजम्पशन मीन्स लोग ज़्यादा मार्केट में आएंगे खाने के लिए, अगर लोग ज़्यादा मांगेंगे तो आउटपुट इंक्रीज करनी पड़ेगी, आउटपुट इंक्रीज करनी पड़ेगी तो दोबारा से इनकम भी उतनी ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो विद दिस फिर हमने आपका चैप्टर जो है फिनिश कर दिया है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके सारा दिखा देती हूँ, पढ़ सकते हो आप इनके क्वेश्चन आंसर्स। पॉज करके आप सारा देख लेना, आपका सारा सॉल्व्ड है। प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आपकी पूरी एक्सप्लेन्ड है, +1 +2 इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट करके बताओ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, देखो मेरी बहुत मेहनत लगती है, मैं अकेली आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ। आपको वीडियो सच में थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, ताकि हमारा चैनल जो है मेरा वो ग्रो हो सके। मैं इंडिविजुअल लेवल पे हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये मैं आपको एक बार ही दिखा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन कब आए थे। देखो 2015 में आए हैं, कुछ 2016 में आए हैं। दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और याद रखना पिछले पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाया करो। ठीक है, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली डू ग्रेट। कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ को समझो। बेसिकली जितना आप समझ पाओगे ना उतना आप लिख सकोगे, अपनी वर्डिंग्स लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ ही बनाना है, एज इट इज़ ही सेम लिखना है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन, खूब सारी मस्ती करो और एंजॉय करो।